हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द हिंदू इंटेलिजेंस बाई प्रज्ञेश। आज तारीख है 5 अगस्त और हम करेंगे पेज बाय पेज स्कैन द हिंदू पेपर का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज 10 पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और पेज 11 पे भी उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है यूथ एस्पिरेशन, और दोनों को मिला के हमें कंबाइंड एनालिसिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से कि मान लो किसी नेशनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स को आर्म सिक्योरिटी में हम प्रिंटिंग प्रेस से एयरपोर्ट तक पहुंचा दिए, सील्ड पैकेट्स को एयरक्राफ्ट से अलग अलग स्टेट से भेज दिए, और एग्जामिनेशन सेंटर पर सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम है, स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन भी लगा दिया, और आपको देख के लग रहा है वाह क्या चाक चौबंद है, कितनी फुल प्रूफ व्यवस्था है। यहीं पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है, यदि जो क्वेश्चंस सेलेक्ट हुए हैं वो प्रिंटिंग से पहले ही क्वेश्चन सेटिंग या मॉडरेशन या फिर ट्रांसलेशन या फिर डिजिटाइजेशन किसी भी कॉन्फिडेंशियल स्टेज पे ही अगर माफियाओं का नेटवर्क पे पहुंच चुका है, तो वो जो एयरक्राफ्ट है केवल उस पैकेट की सुरक्षा करे जिसका कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका सेक्रेसी पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और आज का आर्टिकल का ही सेंट्रल आर्गुमेंट है कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्राइसिस को केवल हम सिंगल क्वेश्चन तक लिमिट नहीं कर सकते कि प्रिंटेड पेपर बाहर कैसे लीक हुआ। हमें यह भी समझना होगा कि प्रिंटिंग से पहले भी बहुत सारे स्टेजेस जहां पे हमें कंट्रोल की जरूरत है। एंड आर्टिकल आर्ग्यूज दैट मॉडर्न एग्जामिनेशन इज नॉट अ सिंगल डे इवेंट, रादर इट हैज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल लाइफ साइकिल। क्वेश्चन बनाने से लेकर फाइनल रिजल्ट तैयार होने तक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स, कमिटीज, वेंडर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और ऑफिशियल्स कई लेयर से गुजरती हैं। इसलिए फेयरनेस पेपर छपने से पहले भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद ओएमआर हैंडलिंग, इवैल्यूएशन या रिजल्ट प्रोसेसिंग के दौरान भी। एंड दिस particular topic where fits into your UPSC syllabus. In GS paper 2 you will find education governance, transparency, accountability and institutional reforms. In GS paper 3 cyber security, organized crime and technological vulnerabilities. And GS paper 4 integrity, conflict of interest and public accountability. And essay youth aspirations, meritocracy, demographic dividend and institutional trust. अब इस खबर का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आर्टिकल नीट 2024, यूजीसी ने 2024 और नीट 2026 से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को बैकग्राउंड बना के इस पूरे आर्टिकल को समझाने का प्रयास करता है। कुछ एग्जामिनेशन कैंसिल से रिकंडक्ट हुए हैं, जबकि कन्वेंशनल प्रिंटेड पेपर लीक का एविडेंस हर किसी कंक्लूसिवली स्टैब्लिश नहीं हुआ। और यही से आर्टिकल एक बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा करता है, यदि कोई क्रेडिबल कॉम्प्रोमाइज नहीं था तो एग्जामिनेशन दोबारा क्यों कराया गया, और यदि कॉम्प्रोमाइज हुआ था तो अथॉरिटी के इंटरनल सिस्टम ने उसे समय रहते डिटेक्ट क्यों नहीं किया। और आर्टिकल यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के बीच फर्क दिखाता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये पूछती है किसी पर्टिकुलर एक्यूज्ड के विरुद्ध ऑफेंस प्रूव किया जा सकता है या नहीं, लेकिन गवर्नेंस का प्रश्न बहुत ही वाइडर है, बहुत ही ब्रॉडर है। गवर्नेंस का सिस्टम पूछता है कि सिस्टम कहाँ फेल हुआ, वार्निंग किसने मिस की, सस्पिशियस एक्सेस का ऑडिट ट्रेल क्यों नहीं था, लाखों कैंडिडेट्स का नुकसान होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंस्टीट्यूशन पर तय हुई। और यहीं पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि पेपर लीक और एग्जामिनेशन ब्रीच में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल पेपर लीक में प्रिंटेड क्वेश्चंस पेपर एग्जामिनेशन से पहले ही बाहर लीक हो जाता है, और पुलिस प्रिंटिंग प्रेस, फील्ड पैकेट्स, स्टोरेज रूम्स, ट्रांसपोर्ट रूट, मोबाइल फोटोग्राफ्स और फिजिकल कॉपीज की चेन को ट्रेस करती है। लेकिन प्रिंटेड पेपर प्रोसेस की शुरुआत नहीं है, बल्कि कंपैरेटिवली बहुत ही लेटर स्टेज है। उससे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स क्वेश्चन बनाते हैं, मॉडरेटर करेक्टनेस और डिफिकल्टी चेक करते हैं, और ट्रांसलेटर लैंग्वेज वर्जन तैयार करते हैं। टेक्निकल टीम्स क्वेश्चन डिजिटाइज करती है, और कॉन्फिडेंशियल कमिटी फाइनल सेट बनाती है। यदि किसी व्यक्ति को पूरा पेपर न मिले, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, आंसर की, एग्जामिनर आइडेंटिटी या कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं, तो भी उसे अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। फिजिकल पेपर बाहर नहीं आया, लेकिन कंपटीशन बराबरी का नहीं रहा। इसलिए आर्टिकल एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन बताता है कि पेपर लीक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर है, जबकि एग्जामिनेशन ब्रीच कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज है जो इंफॉर्मेशनल इक्वालिटी, प्रोसीजरल फेयरनेस या रिजल्ट इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे। और यहीं पे वो ऑथर कहते हैं कि एग्जामिनेशन को सिंगल इवेंट नहीं, बल्कि इसको पूरे एक लाइफ साइकिल की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक हाई स्टेक एग्जामिनेशन का फ्लो ब्रॉडली कुछ इस तरह होता है कि पहले क्वेश्चन सेटिंग होगी, फिर मॉडरेशन, फिर ट्रांसलेशन, फिर उसका डिजिटाइजेशन, फिर फाइनल कंपाइलेशन, then printing, then transportation, then center management, then candidate authentication, then OMR handling,
देन इवेल्युएशन, अगर मल्टी स्टेज है तो नॉर्मलाइजेशन, देन फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग। और हर स्टेज पर अलग अलग कॉन्फिडेंशियल एसेट्स को और अलग अलग वल्नरेबिलिटीज होते हैं। डिजिटल स्टेज पर डेटाबेस और लॉगिन क्रेडेंशियल बहुत ही सेंसिटिव है। एग्जामिनेशन सेंटर पर पैकेट्स, कैंडिडेट आइडेंटिटी और रिस्पॉन्स शीट ऑफिशियल है, जो बहुत ही क्रिटिकल है। रिजल्ट स्टेज पर मार्क्स, एल्गोरिथम और रैंक लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यदि क्वेश्चन पेपर सिक्योर रहा लेकिन ओएमआर सीट ही रिप्लेस हो गई तो रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। और यदि ओएमआर सेफ रही लेकिन ग्रेस मार्क्स या टाई ब्रेकिंग रूल या नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ओपेक तरीके से बदल दिया गया तो फेयरनेस फिर भी समाप्त हो जाएगी। और यहीं पर आर्टिकल अनयूजुअल स्कोर क्लस्टर्स, सेंटर वाइज आउटलायर्स और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज को ऑटोमेटिक प्रूफ नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिट का ट्रिगर मानता है। स्टैटिस्टिकल एनोमली सस्पिशन पैदा कर सकती हैं, भले ही वो अपने आप में गिल्ट प्रूफ नहीं करती। और यहीं पे समझो ओएमआर और रिजल्ट प्रोसेसिंग में सिक्योरिटी इशू क्यों है। ओएमआर शीट क्या है? कैंडिडेट का फाइनल आंसर रिकॉर्ड, इसलिए उसकी चेन ऑफ कस्टडी क्वेश्चन पेपर जितने ही महत्वपूर्ण है। अथॉरिटी को ट्रेस कर सकना चाहिए कि शीट किस कैंडिडेट को इशू हुई, कब सबमिट हुई, किस ऑफिशियल ने रिसीव की, पैकेट कब सील हुआ, स्कैनिंग कब हुई, स्कैन्ड इमेजेस तथा फाइनल मार्क्स के बीच कोई अनएक्सप्लेन्ड ऑल्टरेशन तो नहीं हुआ। कैंडिडेट्स को रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट, फाइनल आंसर की और इवैल्यूएशन रूल्स तक एक्सेस मिलना ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करता है। यदि अथॉरिटी केवल फाइनल स्कोर घोषित करे लेकिन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला या ग्रेस मार्क पॉलिसी एक्सप्लेन न करे तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर्मल होकर भी इनएफेक्टिव हो सकता है। डिजिटलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी का ऑटोमेटिक गारंटी नहीं है। ओपेक डेटाबेस मैनिपुलेशन, फिजिकल ओवरराइटिंग से अधिक डिफिकल्ट टू डिटेक्ट हो सकती है। इसलिए ऑडिटेबिलिटी टेक्नोलॉजी का एसेंशियल कंपेनियन है। और अब यहाँ पे हम दूसरा आर्टिकल समझते हैं कि स्टूडेंट एंगर केवल एग्जामिनेशन फेल्योर से क्यों नहीं निकल रहा। दूसरा आर्टिकल स्टूडेंट एंगर को अनएम्प्लॉयमेंट और लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जोड़ता है। ऑथर का कहना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड केवल बड़ी यंग पॉपुलेशन का नाम नहीं है, वो तभी डिविडेंड बनता है जब एजुकेशन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करे उसको। आज एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ही विस्फोटक होती जा रही है क्योंकि उसमें इनकम लॉस के साथ साथ एक्सपेक्टेशन फेल्योर भी जुड़ा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, उसमें इनकम लॉस के साथ साथ एक्सपेक्टेशन फेल्योर भी जुड़ा होता है क्योंकि स्टूडेंट वर्षों तक प्रिपरेशन करता है, फैमिली कोचिंग फीस, रेंट और ट्रैवल पर सेविंग अपनी खर्च कर रही होती है और एग्जामिनेशन को अपवार्ड मोबिलिटी का रास्ता मानती है। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, सोसाइटी अपनी इज्जत बढ़ेगी। और जब एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो केवल एक डेट नहीं बदलती, कैंडिडेट के एज लिमिट, अटेम्प्ट साइकिल, फैमिली फाइनेंसेस, मेंटल हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट एंट्री सभी प्रभावित होते हैं। हाई स्टेक्स एग्जाम में लास्ट ईयर करियर विंडो का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है और अपॉर्चुनिटी जितनी स्कार्स होगी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और अनफेयर एक्सेस का इकोनॉमिक वैल्यू उतना अधिक होगा। इसलिए एग्जामिनेशन करप्शन केवल इंडिविजुअल मोरालिटी के फेल्योर नहीं बल्कि स्कार्सिटी ड्रिवन इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस भी है। और यहीं पे समझना होगा हमें कि एजुकेशनल स्कार्सिटी अनफेयर प्रैक्टिसेस को कैसे बढ़ाती है। देखो, क्वालिटी कॉलेजेस, मेडिकल सीट्स, यूनिवर्सिटी फैकल्टीज और पब्लिक जॉब्स की सप्लाई एस्पिरेंट की संख्या के अनुसार ना बढ़े तो कंपटीशन एक्सट्रीम हो जाता। एक मेडिकल सीट केवल एकेडमिक अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, वो फ्यूचर इनकम प्लस सोशल मोबिलिटी का अत्यंत वैल्यूएबल गेटवे है। और इसी स्कार्सिटी के कारण कोचिंग नेटवर्क्स, इम्पर्सोनेशन, कॉन्फिडेंशियल एक्सेस और ऑर्गेनाइज चीटिंग के इंसेंटिव्स बढ़ते हैं। यदि एक इंफॉर्मेशन लीक हजारों कैंडिडेट के फ्यूचर को प्रभावित कर सकती है तो उस इंफॉर्मेशन का इलीगल मार्केट वैल्यू भी बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म को एजुकेशनल कैपेसिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से अलग नहीं देखा जा सकता। सिक्योर एग्जामिनेशन जरूरी है लेकिन केवल सिक्योर एग्जाम उस इकोनॉमी की समस्या हल नहीं करेगा जिसमें योग्य कैंडिडेट्स के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज मौजूद ना हो। क्या सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन समस्या कम कर सकती है? देखो, नेशनल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स और एक कॉम्पैरेटिव स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म देते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स और स्टेट्स के स्टूडेंट को कॉमन स्केल पर असेस किया जा सकता है और मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट की आवश्यकता कम हो सकती है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन रिस्क को भी कॉन्सेंट्रेट कर देती है। लोकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फेल हो तो इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन नेशनल एग्जामिनेशन में सिंगल इंस्टीट्यूशनल फेल्योर लाखों कैंडिडेट और कई स्टेट्स के एडमिशन को एक साथ प्रभावित कर सकता है। इसलिए नेशनल स्किल अथॉरिटी के पास नेशनल स्किल के अकाउंटेबिलिटी, बैकअप सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन तभी लाभकारी है जब इंस्टीट्यूशन ऑपरेशनली रेजिलियंट हो। तो क्या इसका समाधान कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि सीबीटी
देखो सीबीटी क्या है कि प्रिंटेड पेपर की ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क को कम कर सकता है। रैंडमाइज्ड क्वेश्चन ऑर्डर, इंस्टेंट रिस्पांस रिकॉर्डिंग और डिटेल्ड डिजिटल लॉक्स जैसे बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन सीबीटी खुद अपने नए रिस्क है, जैसे सर्वर हैकिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल थेफ्ट हो गया, मैलवेयर हो गया, रिमोट एक्सेस कॉम्प्रोमाइज हो गया, सेंटर लेवल नेटवर्क मैनिपुलेशन हो गया और प्राइवेट वेंडर पे डिपेंडेंसी हो गया। इसलिए सही प्रश्न ये नहीं है कि हम पेपर पे पेन मोड में करें कंप्यूटर पे। सही प्रश्न ये होना चाहिए कि सिलेक्टेड मोड एंड टू एंड सिक्योर, ऑडिटेबल, एक्सेसिबल और फेलियर रेजिलिएंट है या नहीं। सीबीटी लागू करते समय रूरल कनेक्टिविटी, सिक्योर टर्मिनल्स, पावर बैकअप एंड डिजेबिलिटी एक्सेस और लैंग्वेज इंटरफेस भी देखना होगा, अन्यथा टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के नाम पर नई इनइक्वालिटी पैदा हो सकती है। और ये ऑथर समझाता है कि इनसाइडर थ्रेट सबसे कठिन चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इन एक्सटर्नल हैकर सिस्टम को बाहर से अटैक करता है और इनसाइडर के पास लेजिटिमेट एक्सेस पहले से होता। क्वेश्चन सेटर, ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंटिंग वेंडर या सेंटर कोऑर्डिनेटर अपने ऑथराइज्ड रोल का मिसयूज कर सकता है। इसलिए एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपर्ट रोटेशन, रोल बेस्ड एक्सेस और इम्यूटेबल ऑडिट लॉग्स आवश्यक हैं। किसी एक व्यक्ति के पास कंप्लीट फाइनल पेपर एक्सेस नहीं होना चाहिए और सेंसिटिव एक्शंस डुअल कंट्रोल प्रिंसिपल से होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिसकंडक्ट का प्रूफ नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना ही है, कोचिंग नेटवर्क, पब्लिशर या कैंडिडेट ग्रुप से किसी रिलेशनशिप के कारण इम्पार्शियलिटी पर रीजनेबल डाउट पैदा हो सकता। अब आर्टिकल के आर्ग्यूमेंट को थोड़ा बैलेंस तरीके से देखें तो हर कैंसल्ड एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज लीक का प्रूफ नहीं है और हर एबनॉर्मल स्कोर मैल प्रैक्टिसेस नहीं दर्शाता। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेबस एनालिसिस के आधार पे टॉपिक्स प्रेडिक्ट करे तो वो लीक नहीं है। कॉन्फिडेंशियल सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्राप्त हों तो वो ब्रीच। स्टैटिस्टिकल एनामॉली इन्वेस्टिगेशन का ट्रिगर हो सकती है, फाइनल प्रूफ नहीं। अथॉरिटी को रूमर्स या पॉलिटिकल प्रेशर के आधार पर एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं करना चाहिए। डिसीजन प्रीडिफाइंड थ्रेशहोल्ड और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन क्रिमिनल कन्विक्शन का अभाव इंस्टीट्यूशनल सक्सेस का सर्टिफिकेट भी नहीं है। कोर्ट अक्यूज की गलती तय करती है और गवर्नेंस सिस्टम की रिलायबिलिटी, प्रिवेंशन कैपेसिटी और अकाउंटेबिलिटी असेस करती है। तो सुधार का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइट पेपर और पब्लिक एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क को सजेस्ट करता है। व्हाइट पेपर मेजर फेल्योर, साइबर इंसिडेंट, ऑपरेशनल लैप्सेस, इन्वेस्टिगेशंस और लेसन्स लर्नड को ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करे। इसके आधार पे हर स्टेज को रिस्क रजिस्टर बनाया जाए, मतलब हर स्टेज का एक रिस्क रजिस्टर बनाया जाए। क्वेश्चन बैंक को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करो। एक्सपर्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स वेरीफाई हो, डिजिटल सिस्टम का इंडिपेंडेंट साइबर ऑडिट हो और ओएमआर तथा डिजिटल रिस्पांस डेटा के टैम्पर एविडेंट चेन ऑफ कस्टडी बने। कैंडिडेट्स को रिकॉर्डेड रिस्पांस आंसर की और इवैल्यूएशन रूल्स एक्सेसिबल हो। पोस्ट एग्जाम स्टैटिस्टिकल ऑडिट अनयूजुअल क्लस्टर्स को फ्लैग करे, लेकिन एडवर्स एक्शन, ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन और कॉर्पोरेटिव एविडेंस के बाद ही हो। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, प्रोटेक्टेड विशल ब्लोअर चैनल और टाइम बाउंड ग्रीवांस रिड्रेसल भी जरूरी है। सीरियस इंस्टीट्यूशनल फेल्योर में फी रिफंड, एडिशनल अटेम्प्ट एज रिलैक्सेशन या एडमिशन कैलेंडर प्रोटेक्शन जैसे रेमेडीज भी कंसिडर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट पब्लिक एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी केवल सील्ड पैकेट से नहीं बनती, वो ट्रांसपेरेंट एक्सपर्ट सिलेक्शन, सिक्योर डिजिटल सिस्टम्स, ट्रस्टेबल आंसर हैंडलिंग, ऑडिटेबल रिजल्ट्स और अकाउंटेबल लीडरशिप पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू, लेकिन ट्रस्ट के वेरीफाइबल प्रोसेस से ही बनता है। सो द कोर टेक अवे इज दैट पेपर को सुरक्षित रखना ही पर्याप्त नहीं होगा। क्वेश्चन सेटिंग से रिजल्ट प्रोसेसिंग तक पूरी एग्जामिनेशन साइकिल को ट्रस्टवर्दी बनाना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन पेज 8। नेटो के बारे में है। द आइडिया इज दैट क्या नेटो 3.0 अमेरिका की वापसी है या स्ट्रेटेजिक रीडिस्ट्रीब्यूशन? क्या अमेरिका यूरोप को छोड़ रहा है या ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी का डिवीजन ऑफ लेबर बदल रहा है? यदि यूरोप सोल्जर्स, वेपन्स और एम्यूनिशन उपलब्ध कराए जबकि अमेरिका इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स, न्यूक्लियर डिटरेंस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक जैसी हाई एंड कैपेबिलिटीज देता रहे, तो इसे विथड्रॉवल कहना सही होगा या स्ट्रेटेजिक रीडिस्ट्रीब्यूशन? और यही आर्टिकल का सेंट्रल आर्गुमेंट है कि नाटो कोलैप्स की ओर नहीं बढ़ रहा, अलायंस एक नए फेज यानी कि नाटो 3.0 में प्रवेश कर रहा, जिसमें यूरोप कन्वेंशनल डिफेंस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा जबकि यूएस न्यूक्लियर गारंटर और स्ट्रेटेजिक इनेबलर बना रहेगा।
ऑथर इसे अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से जोड़कर देखता है कि यदि यूरोप अपनी टेरिटोरियल डिफेंस का बड़ा हिस्सा स्वयं संभालेगा तो वाशिंगटन चाइना ताइवान स्ट्रेट मैरीटाइम रूट्स टेक्नोलॉजी कंपटीशन पर अधिक अटेंशन दे सकेगा। इसलिए ये केवल यूरोप की स्टोरी नहीं बल्कि इसका प्रभाव इंडो पैसिफिक और इंडिया पर भी पड़ेगा। ये आपको यूपीएससी सिलेबस में जीएस पेपर 2 में ग्लोबल ग्रुपिंग्स ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इंडो पैसिफिक से जुड़ा है। वहीं जीएस पेपर 3 में डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज है। ऐसे में चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इस कवर का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है? रशिया के इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद यूएस ट्रूप का जो प्रेजेंस यूरोप में लगातार बढ़ा और आर्टिकल के अनुसार अब इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट को प्री वार रेंज में करीब धीरे धीरे लाया जा रहा है, जबकि यूरोपियन अलाइज से अधिक डिफेंस स्पेंडिंग अम्यूनिशन स्टॉक्स और स्ट्रॉन्गर कन्वेंशनल फोर्सेस डेवलप करने की अपेक्षा की जा रही है। ऑथर ट्रूप प्रोडक्शन को अबंडनमेंट नहीं मानते। सोल्जर की संख्या घटने के बावजूद अमेरिका न्यूक्लियर अम्ब्रेला, इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट, मिसाइल डिफेंस और कमांड सिस्टम नेटो की बैकबोन बने रहेंगे। सिंपल शब्दों में यूरोप फ्रंट लाइन पर अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन अमेरिका खुद अपने अलायंस की आईज, ईयर्स, नर्वस सिस्टम और अल्टीमेट इंश्योरेंस की भूमिका निभाता रहेगा। अब समझते हैं कि नाटो क्या है और इसका आर्टिकल 5 वास्तव में क्या कहता है। नाटो 1949 में स्थापित एक कलेक्टिव डिफेंस अलायंस है और आर्टिकल 5 ब्रॉडली कहता है कि एक मेंबर पर आर्म्ड अटैक सभी मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा, लेकिन प्रत्येक कंट्री आइडेंटिकल रिस्पॉन्स नहीं देती। कोई ट्रूप्स भेज सकता है, कोई इंटेलिजेंस, कोई लॉजिस्टिक्स, साइबर सपोर्ट और एयर डिफेंस सपोर्ट अवेलेबल करा सकता है। और नाटो और यूरोपियन यूनियन भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। ईयू जहां पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है, जबकि नाटो मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस है। कई कंट्रीज दोनों के मेंबर, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिकल नहीं है। नाटो 1.0 क्या था? आर्टिकल नाटो की इवोल्यूशन को 3 फेजेस में समझाता है। एक तो नाटो 1.0 कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को डिटर करने के लिए अमेरिकन कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर पर हेविली डिपेंडेंट था। वेस्टर्न यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिकली और मिलिट्री बहुत कमजोर हो चुका था। अमेरिका ने ट्रूप्स, वेपन्स और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के माध्यम से रीजनल सिक्योरिटी गारंटी की। इस अरेंजमेंट से यूरोप को प्रोटेक्शन मिली और अमेरिका को यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर में सेंट्रल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्राप्त हुआ। नाउ नाटो 2.0 सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद ईस्टवर्ड एक्सपेंशन और बाल्कन तथा अफगानिस्तान जैसे आउट ऑफ एरिया ऑपरेशन से जुड़ा था। इसी पीरियड में यूरोपियन डिफेंस स्पेंडिंग कमजोर हुई, जबकि इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी, सैटेलाइट सपोर्ट और प्रेसिजन वेपन्स के लिए यूएस डिपेंडेंसी बनी रही और यही बर्डन शेयरिंग कंट्रोवर्सी पैदा होना शुरू हुआ। वाशिंगटन का आर्गुमेंट रहा कि वेल्दी यूरोपियन स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे और यूरोप का इंप्लिसिट रिस्पांस था कि अमेरिकन प्रेजेंस स्वयं यूएस इन्फ्लुएंस ग्लोबल लीडरशिप को भी सर्व करती है। अब ये नाटो 3.0 किस प्रकार से अलग है? नाटो 3.0 यूक्रेन वार के बाद एक का प्रपोज्ड मॉडल है। यूरोप टेरिटोरियल और कन्वेंशनल डिफेंस का लार्जर बर्डन उठाएगा, जबकि अमेरिका न्यूक्लियर डिटरेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी और ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन देता रहेगा। इससे बर्डन शेयरिंग और बर्डन शिफ्टिंग के 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं। बर्डन शेयरिंग में अलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अधिक बैलेंस तरीके से आपस में बांटते हैं। अब बर्डन शिफ्टिंग में डोमिनेंट पावर कॉस्ट दूसरों पर डालकर मीनिंगफुल कमिटमेंट से पीछे हटती है। ऑथर नाटो 3.0 को बर्डन शेयरिंग मानते हैं, विड्रॉल नहीं। अमेरिका इंगेज रहेगा, लेकिन यूरोप को कन्वेंशनल फ्रंट लाइन बर्डन अधिक उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे समझो कन्वेंशनल फोर्सेस और स्ट्रेटेजिक एनेबलर्स में क्या डिफरेंस है। टैंक्स, आर्टिलरी, सोल्जर्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एम्यूनिशन विजिबल कन्वेंशनल कैपेबिलिटी हैं, लेकिन मॉडर्न वार केवल इतने से नहीं लड़ा जाता। सैटेलाइट इंटेलिजेंस एनिमी मूवमेंट पहचानती हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन बैटलफील्ड यूनिट्स को जोड़ती हैं, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट हैवी इक्विपमेंट मूव करती है और मिसाइल डिफेंस सेंसर्स इनकमिंग थ्रेट डिटेक्ट करते हैं। इन कैपेबिलिटी को स्ट्रेटेजिक इनेबलर कहा जाता है, क्योंकि बाकी फोर्सेस को इफेक्टिवली ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। सिंपल एक एनालॉजी के रूप में समझाऊं तो यूरोप अधिक मिलिट्री मसल्स बना सकता है, लेकिन बैटलफील्ड की आइज और नर्वस सिस्टम का बड़ा हिस्सा अभी भी अमेरिका के पास ही रहेगा। तो क्या अधिक डिफेंस स्पेंडिंग अपने आप मिलिट्री पावर बना देगी? देखो, डिफेंस बजट बढ़ना आवश्यक हो सकता है, लेकिन पैसा अपने आप इफेक्टिव मिलिट्री कैपेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होता।
टैंक्स और मिसाइल खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ट्रेंड पर्सनल मेंटेनेंस नेटवर्क, एम्यूनिशन रिजर्व, सिक्योर कम्युनिकेशन और कॉमन डॉक्ट्रिन बनाने में वर्षों लगते हैं। यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्रीज नेशनल बाउंड्रीज में फ्रेगमेंटेड रही हैं। अलग कंट्रीज अलग प्लेटफॉर्म, एम्यूनिशन स्टैंडर्ड्स और प्रोक्यूरमेंट साइकिल्स ऑपरेट करती हैं, जिससे कॉस्ट और वार टाइम लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इसलिए NATO 3.0 का वास्तविक टेस्ट बजट अनाउंसमेंट नहीं, एक्चुअल इंटीग्रेशन होगा। कॉमन प्रोक्यूरमेंट, कॉम्पैटिबल सिस्टम, इंटरऑपरेबल फोर्सेस और सस्टेन्ड वार टाइम प्रोडक्शन। और इसीलिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग वार केवल पहले दिन से स्टॉक पाइल से नहीं लड़ी जाती। मिसाइल्स, आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन्स और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स लगातार उनको रिप्लेनिश करना पड़ता। पीस टाइम फैक्ट्रीज लिमिटेड ऑर्डर्स पर चलती हैं। वार टाइम डिमांड अचानक बढ़े तो स्किल्ड लेबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलाइज्ड मेटल्स और लॉन्ग टर्म प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की आवश्यकता होती है। यूक्रेन वार ने हमें दिखाया कि सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म ऑनरशिप से अधिक महत्वपूर्ण एम्यूनिशन डेप्थ और रिप्लेसमेंट कैपेसिटी हो सकती है। इसलिए NATO 3.0 केवल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट प्लान नहीं, डिफेंस इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन प्रोग्राम भी है। अब यहां समझो कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला को रिप्लेस करना कठिन है। कठिन क्यों है? यूरोप कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है, लेकिन यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला डिकेड्स से उसकी सिक्योरिटी का सेंट्रल पिलर रहा है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का उद्देश्य न्यूक्लियर वार लड़ना नहीं, एडवर्सरी को मेजर स्ट्रेटेजिक अटैक से डिटर करना है, मतलब इसको रोकना है। इसलिए केवल वेपन्स नहीं, क्रेडिबल पॉलिटिकल कमिटमेंट, कमांड स्ट्रक्चर और एस्केलेशन डॉक्ट्रिन भी चाहिए। यदि एडवर्सरी को डाउट हो कि अमेरिका यूरोपियन अलाई की रक्षा में न्यूक्लियर रिस्क स्वीकार करेगा नहीं, तो डिटरेंस कमजोर हो सकता है। इसलिए कन्वेंशनल बर्डन ट्रांसफर करते समय न्यूक्लियर गारंटी की क्रेडिबिलिटी बनाए रखना NATO 3.0 की सबसे सेंसिटिव रिक्वायरमेंट होगी। अब सिक्योरिटी डिलेमा कैसे से पैदा हो सकता है? यूरोप अपने रीआर्मामेंट को डिफेंसिव प्रिपरेशन और डिटरेंस मानता है। रसिया उसे बिल्डअप को इंसर्कलमेंट या ऑफेंसिव थ्रेट समझ सकता है। इसी को अपन सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। यानी एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी बढ़ाती है और दूसरी स्टेट उसे थ्रेट समझकर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाती है। दोनों डिफेंसिव इंटेंशन क्लेम कर सकती है, फिर भी आर्म रेस बढ़ सकता है। और इसी स्ट्रॉन्गर डिफेंस के साथ क्राइसिस कम्युनिकेशन, आर्म्स कंट्रोल डायलॉग और एस्केलेशन मैनेजमेंट भी आवश्यक है। डिटरेंस डिप्लोमेसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। अब नाउ अमेरिका इंडो पैसिफिक की ओर क्यों पिवोट कर रहा? अमेरिका के रिसोर्सेस एक्सटेंसिव हैं, लेकिन अनलिमिटेड तो नहीं है। उसे यूरोप में रसिया, वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी और इंडो पैसिफिक में चाइना को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। यदि यूरोप टेरिटोरियल डिटरेंस या टेरिटोरियल डिफेंस का बड़ा हिस्सा स्वयं संभाले, तो वाशिंगटन इंडो पैसिफिक में अधिक नेवल एसेट, मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक अटेंशन एलोकेट कर सकता है। और इस संबंध में चाइना नेवल एक्सपेंशन, ताइवान रिलेटेड कॉन्टिजेंसीज, सेमीकंडक्टर कंपटीशन और मेजर सी रूट से जुड़ा हुआ है। इससे NATO 3.0 अटलांटिक सिक्योरिटी का रीडिजाइन होते हुए भी इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस को अफेक्ट करेगा। सो इंडिया के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? इंडिया के लिए यह अलायंस मेंबरशिप का प्रश्न नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। यूरोपियन रीआर्मामेंट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एम्यूनिशन, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस कॉर्पोरेशन की नई डिमांड पैदा कर सकता है। इंडिया सप्लाई चेन पार्टनर बन सकता है, लेकिन केवल लो कॉस्ट सप्लायर बनना पर्याप्त नहीं होगा। को डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेस, ज्वाइंट प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर फोकस करना होगा। इंडिया NATO मेंबर बने बिना साइबर डायलॉग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डिफेंस टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ सभी पार्टनरशिप से दूरी नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार इंडिपेंडेंट चॉइसेस करने की कैपेसिटी है। सो इंडिया के सामने रिस्क क्या है फिर? NATO और रशिया कॉन्फ्रंटेशन इंडिया की रसिया ओरिजिन डिफेंस सप्लाईज और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग को कठिन बना सकती है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, इंड्यूस मॉनिटरिंग या पॉलिटिकल कंडीशन से जुड़ी हो सकती है। यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट प्रोटेक्शनिज्म बदले तो इंडियन फर्म्स के लिए मार्केट एक्सेस से बड़ा लिमिटेड हो सकता है। वहीं पर यूएस चाइना राइवलरी इंडो पैसिफिक डिटरेंस को मजबूत कर सकती है, लेकिन रीजनल मिलिट्री का प्रेजेंस और एस्केलेशन का रिस्क भी बढ़ा सकती है। इसलिए इंडिया को अपॉर्चुनिटी ड्रिवन नहीं, डिपेंडेंसी अवर्स अप्रोच अपनानी होगी। और आर्टिकल के ऑप्टिमिज्म को हम कैसे बैलेंस तरीके से देखें? आर्टिकल NATO 3.0 को कोहेरेंट ट्रांजिशन के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन यूरोप इंटरनली यूनिफॉर्म एक्टर नहीं है।
ईस्टर्न यूरोप रशिया को इमीडिएट थ्रेट मानता है, जबकि साउदर्न यूरोप माइग्रेशन, मेडिटेरेनियन इंस्टेबिलिटी और नॉर्थ अफ्रीका को अधिक प्रायोरिटी दे सकता है। फ्रांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर देता है, जबकि स्मॉलर स्टेट्स यूएस प्रोटेक्शन को इंडिस्पेंसिबल मानते हैं। कॉमन स्पेंडिंग टारगेट अपने आप कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं बनता। फिस्कल कंस्ट्रेंट्स, एजिंग पॉपुलेशन, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और अमेरिकन कमिटमेंट की अनसर्टेनिटी नेटो 3.0 की सक्सेस को अफेक्ट करेगी। इसलिए नेटो 3.0 फिनिश्ड स्ट्रक्चर नहीं, इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंट है। सो इंडिया की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो इंडिया को मेजर यूरोपियन कंट्रीज के साथ सेक्टर स्पेसिफिक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप्स बनानी चाहिए। एम्यूनेशन, प्रपल्सन्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, अनमैन्ड सिस्टम्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्वाइंट प्रोग्राम्स प्राथमिकता पा सकते हैं, प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। इंडियन फर्म्स को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रोडक्शन कैपेसिटी बनानी होगी। पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तक सीमित ना रहे, डिजाइन, R&D और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पार्टिसिपेशन भी शामिल हो। इसके साथ रशिया रिलेशनशिप, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक डिजाइन कैपेबिलिटी बनाए रखना भी जरूरी है। कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटी ड्रिवन हो, डिपेंडेंसी ड्रिवन नहीं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट नेटो 3.0 अमेरिका का यूरोप से डिपार्चर ने ट्रांस अटलांटिक डिवीजन ऑफ लेबर का रीडिजाइन। यूरोप कन्वेंशनल बर्डन बढ़ाएगा, जबकि अमेरिका स्ट्रेटेजिक एनेबलर्स और न्यूक्लियर गारंटी देता रहेगा। इस मॉडल की क्रेडिबिलिटी ट्रुप नंबर्स या बजट अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी से तय होगी। सो द कोर टेकअवे इज दैट नेटो का नया फॉर्मूला रशिया को डिटर करना, अमेरिका को एंगेज रखना और यूरोप को प्रिपेयर बनाना है। इंडिया के लिए यह अलायंस चॉइस नहीं, ये कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। अब चलते हैं मीडियम लेवल न्यूज एक्सप्लेन की तरफ। सबसे पहला न्यूज पेज 1 पे है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम में विक्टिम को पैसा कैसे वापस मिलेगा। वास्तव में हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर, स्टेट्स, RBI और टेलीकॉम अथॉरिटीज को डिजिटल अरेस्ट स्कैम रोकने के लिए कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केवल फ्रॉडस्टर के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन की बात ही नहीं की, बल्कि विक्टिम्स की शिकायत दर्ज करने, फ्रॉड मनी को फ्रीज करने और उनका नुकसान टाइम बाउंड मैनर में रिस्टोर करने पर भी जोर दिया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर डिजिटल अरेस्ट कंप्लेंट्स 2024 के 1,30,672 से घटकर 2025 में 58,249 रह गई और जून 30, 2026 तक 16,377 कंप्लेंट्स दर्ज हुई। कोर्ट ने इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को इनकरेजिंग माना, लेकिन कहा कि मॉनिटरिंग अभी भी जरूरी है। मनी रिस्टोरेशन मैकेनिज्म पोर्टल में अभी 57 बैंक शामिल हैं, जबकि ग्रीवांस मैकेनिज्म 69 बैंक्स की 1,23,590 ब्रांचेस को कवर करते हैं। जरा समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम ये काम कैसे करता है। सो डिजिटल अरेस्ट कोई वास्तविक लीगल प्रोसेस नहीं है। फ्रॉडस्टर पुलिस ऑफिस, CBI ऑफिसर, कस्टम ऑफिशियल या जज बनकर विक्टिम को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि उसके आधार, बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स अथवा किसी सीरियस क्राइम के लिए हुआ है। और विक्टिम को डराया जाता है कि आप घर से बाहर मत जाना, किसी कॉल नहीं करना, कैमरे के सामने बने रहना। फिर वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट या सेफ अकाउंट ट्रांसफर के नाम पे मनी को ट्रांसफर कराया जाता है। इस स्कैम की ताकत टेक्नोलॉजी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर और फियर में होता है। फियर, अर्जेंसी और अथॉरिटी का नकली प्रदर्शन विक्टिम को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का टाइम ही नहीं देता। यही कॉन्सेप्ट आता है म्यूल अकाउंट्स का। फ्रॉड का पैसा सीधे मास्टरमाइंड के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता, वो पहले ऐसे बैंक अकाउंट्स में भेजा जाता है जिन्हें हम म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। कुछ अकाउंट्स होल्डर्स जानबूझकर अपना अकाउंट कमीशन के बदले उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोगों के अकाउंट्स स्टोलन डॉक्यूमेंट्स या डिसेप्शन से इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसा तेजी से मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके कैश, क्रिप्टो या अन्य चैनल्स में निकाल लिया जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने RBI से बैंक्स के SOP बनाने को कहा है, ताकि साइबर फ्रॉड से लिंक्ड म्यूल अकाउंट्स पर टेम्पररी डेबिट होल्ड लगाया जा सके। यह एक कॉन्सेप्ट है जीरो FIR एंड E0 FIR। जीरो FIR किसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो सकती है, भले ही ऑफेंस किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में हुआ हो। बाद में केस अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। वहीं E0 FIR इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, जिससे साइबर फ्रॉड विक्टिम्स को पहले जुरिस्डिक्शन तय करने में समय ना गंवाना पड़े। न्यूज़पेपर के अनुसार यह मैकेनिज्म 19 स्टेट्स में फंक्शनल था, जबकि केवल 14 स्टेट्स ने स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स नोटिफाई किए थे।
सो कोर इशू यहाँ पे क्या है? कोर इशू ये है कि साइबर क्राइम पॉलिसी अक्सर अरेस्ट और कन्विक्शन पर फोकस करती है, लेकिन विक्टिम के लिए सबसे इमीडिएट क्वेश्चन पैसा वापस मिलने का होता है। यदि कंप्लेंट जल्दी दर्ज हो जाए, बैंक अकाउंट तुरंत फ्लैग हो जाए, किसी बैंक अकाउंट में पैसा गया है और ट्रांसफर चेन फ्रीज हो जाए, तो रिकवरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन रॉन्गफुल अगर अकाउंट फ्रीजिंग से बचने के लिए हमें क्लियर एविडेंस थ्रेशोल्ड, रिव्यू मैकेनिज्म और जेन्युइन अकाउंट होल्डर को हियरिंग भी जरूरी है। अब आते हैं पेज 3 पे, एक्विटल के बाद भी ऑनलाइन क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों बना रहता है? ये हमारा न्यूज है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने सर्च इंजिन, पुलिस रिकॉर्ड्स और जुडिशियल रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म्स को एक एक्यूटेड वुमेन का नाम ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में मास्क करने का ऑर्डर दिया। वुमेन पर 2013-14 में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन चला, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 2019 में इनसफिशिएंट एविडेंस और सीरियस इन्वेस्टिगेटिव लैप्सेस के कारण सभी एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। इसके बावजूद इंटरनेट सर्च में उनका नाम पुराने क्रिमिनल केसेस से जुड़ा दिखाई देता रहा। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड चेक्स में प्रोसिक्यूशन सामने आ रही थी, जबकि एक्विटल का प्रैक्टिकल इफेक्ट पीछे छूट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि एक्विटल केवल कागज पर डिक्लेरेशन नहीं रह सकती यदि डिजिटल सर्च रिजल्ट्स व्यक्ति को लगातार आरोपी की तरह प्रस्तुत करते हैं। यही पे कॉन्सेप्ट आता है राइट टू बी फॉरगेटन का ब्रॉड अर्थ है कि व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में आउटडेटेड, इररिलेवेंट या डिसप्रोपोर्शनेटली हार्मफुल पर्सनल इंफॉर्मेशन की कंटिन्यूड ऑनलाइन विजिबिलिटी को सीमित करने की मांग कर सके। इसका अर्थ ये नहीं कि हिस्ट्री मिटा दी जाए या प्रत्येक अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाए। इसका पर्पस ये देखना है कि इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूड पब्लिक अवेलेबिलिटी लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करती है या व्यक्ति की प्राइवेसी, डिग्निटी या रिहैबिलिटेशन को अननेसेसरी हार्म तो नहीं पहुंचा रही। यहां आपको समझना है मास्किंग, डीलिस्टिंग और डिलीशन, इसमें क्या अंतर होता है? मास्किंग में डॉक्यूमेंट्स मौजूद रहता है, लेकिन व्यक्ति का नाम इनिशियल्स या न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन से रिप्लेस कर दिया जा सकता है। डिलिस्टिंग में ओरिजिनल वेब पेज रह सकती है, लेकिन व्यक्ति का नाम सर्च करने पर रिजल्ट प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं देता। और डिलीशन में इंफॉर्मेशन के सोर्स को ही पूरी तरह हटाया जाता है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ब्रॉडली मास्किंग का रास्ता चुना। इसे जुडिशियल रिकॉर्ड का लीगल एक्सपेंस भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सामान्य इंटरनेट सर्च से प्रोटेक्ट होती है। अब यहाँ पर ओपन जस्टिस से क्या कॉन्फ्लिक्ट है? सो कोर्ट प्रोसीडिंग सामान्यतः पब्लिक होती है, क्योंकि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग को रोकती है। जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स और सिटीजन्स को जजमेंट पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। यदि हर एक्यूटेड पर्सन का नाम ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाए तो पब्लिक रिकॉर्ड सर्च और सीरियस केसेस की रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती हैं। वहीं पे दूसरी ओर यदि एलिगेशन हमेशा सर्चेबल रहे और एक्यूटल प्रैक्टिकल रेपुटेशन रिस्टोर ना कर सके तो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग डिजिटल पनिशमेंट फेस कर सकता है। इसलिए यह बैलेंस बड़ा केस स्पेसिफिक होना चाहिए। फैक्टर्स में ऑफेंस का नेचर, व्यक्ति की पब्लिक फिगर या प्राइवेट सिटीजन है, इंफॉर्मेशन कितनी पुरानी है और एक्विटल किस आधार पे हुई, और पब्लिक इंटरेस्ट कितना स्ट्रांग है, हम ये सब देख सकते हैं। एक्विटल का लीगल अर्थ प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन के लिए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पाया। हर एक्विटल फैक्चुअल इनोसेंस का साइंटिफिक सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन स्टेट व्यक्ति की कन्विक्टेड ऑफेंडर की तरफ भी ट्रीट नहीं कर सकता। और यही कारण है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और रिहैबिलिटेशन महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्विजिशन हेडलाइंस की तरह दिखे और एक्चुअल ब्यूरिड रहे तो पब्लिक परसेप्शन जुडिशियल आउटकम के विपरीत बन सकता है। सो द कोर टेक अवे इज द राइट टू बी फॉरगॉटन। हिस्ट्री मिटाने का एब्सोल्यूट राइट नहीं, बल्कि प्राइवेसी, रेपुटेशन और ओपन जस्टिस के बीच बैलेंस का प्रिंसिपल है। एक्विटल मीनिंगफुल तभी होगी जब व्यक्ति को आउटडेटेड एक्विजिशन के कारण एंडलेस डिजिटल पनिशमेंट ना झेलनी पड़े। चलते हैं पेज 4 पे। सेंसस 2027 में सभी लोगों को कास्ट को कैसे गिना जाएगा। सो पॉपुलेशन सेंसस 2027 के सेकेंड फेज के क्वेश्चंस जल्द नोटिफाई होने की संभावना है। इस रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन इनोमरेशन फेज में सभी रेसिडेंट की केस रिकॉर्ड की जाएगी और फाइनल क्वेश्चनर में लगभग 28 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्सरसाइज अगस्त 17 से लद्दाख तक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्नो बाउंड एरिया में शुरू होने वाली, क्योंकि विंटर में इन रीजन तक पहुंचना कठिन होगा। बाकी देश में पॉपुलेशन इनोमरेशन फरवरी 2027 से प्रस्तावित है। रिपोर्ट यही बताता है कि रेगुलर सेंसस में अभी तक ब्रॉडली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टेटस रिकॉर्ड किया जाता था, अब वाइडर कास्ट इनोमरेशन की तैयारी है।
एक चीज समझना यहाँ पे, हमारे बिहार में भी हुआ था। सेंसस और कास्ट सर्वे में क्या अंतर है? देखो, सेंसस पूरे देश की पॉपुलेशन, एज, सेक्स, रेसिडेंस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन और हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला यूनिवर्सल एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य प्रत्येक हाउस होल्ड और रेसिडेंट को कवर करना होता है। कास्ट सर्वे अलग एक्सरसाइज हो सकती है, जिसमें कोई स्टेट या एजेंसी स्पेसिफिक पॉलिसी पर्पस से कंडक्ट करे। उससे क्वेश्चंस, लीगल बेसिस, कवरेज और मेथोडोलॉजी सेंसस से अलग हो सकते हैं। जब कास्ट डेटा नेशनल सेंसस के भीतर कलेक्ट होता है तो अधिक कॉम्प्रिहेंसिव और कंपैरेबल हो सकता है, लेकिन स्केल बढ़ने के साथ क्लासिफिकेशन और वेरिफिकेशन की चैलेंज भी बढ़ सकती है। सो नेक्स्ट इशू इज दैट कि कास्ट रिकॉर्ड करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? इंडिया में कास्ट केवल कुछ ब्रॉड कैटेगरीज तक सीमित नहीं है। एक ही कम्युनिटी अलग स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट या लैंग्वेज में अलग नेम्स, स्पेलिंग सब कास्ट से पहचानी जाती हैं। एन्यूमरेटर ओपन एंडेड आंसर लिखे तो लाखों अलग अलग एंट्रीज बन सकती हैं। प्री कोडेड लिस्ट हो तो कुछ कम्युनिटी छूट सकती हैं, या लोगों को ऐसी कैटेगरी चुननी पड़ सकती है जिससे स्वयं को आइडेंटिफाई नहीं करते। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिग्निटी और एक्यूरेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन भी जरूरी है ताकि सिमिलर कम्युनिटीज अलग स्पेलिंग के कारण अलग स्टैटिस्टिकल ग्रुप में न बढ़ जाए। अभी डेटा का उपयोग कहाँ हो सकता है? ब्रॉडर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अपडेटेड कास्ट डेटा, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एजुकेशनल एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स और रिप्रेजेंटेशन की इनइक्वालिटी समझने में हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन पॉपुलेशन शेयर अपने आप रिजर्वेशन एंटाइटलमेंट्स तय नहीं करता। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जुडिशियल प्रिंसिपल, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस और एप्लीकेबल लॉ से गवर्न होता। इसी तरह सेंसस डेटा डिस्क्रिप्टिव होता है, वह किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल वेलफेयर बेनिफिट ऑटोमेटिकली ग्रांट नहीं करता। अब यह कंसर्न प्राइवेसी का है, क्योंकि कास्ट बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है। यदि हाउस और लेवल डेटा लीक हो जाए तो डिस्क्रिमिनेशन, प्रोफाइलिंग या पॉलिटिकल टारगेटिंग का रिस्क पैदा हो सकता है। इसलिए पब्लिश्ड सेंसस टेबल्स एग्रीगेट फॉर्म में ही होनी चाहिए और पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट की जानी चाहिए। डेटा कलेक्शन का पर्पस स्पष्ट हो, एक्सेस कंट्रोल्ड हो और रॉ रिकॉर्ड्स का पॉलिटिकल अथवा कमर्शियल मिसयूज ना हो। सो द कोर इशू इज दैट कास्ट इनॉमरेशन केवल लोगों की संख्या गिनने का टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं, यह क्लासिफिकेशन, आइडेंटिटी, प्राइवेसी और पब्लिक पॉलिसी यूज का प्रश्न है। यदि कैटेगरीज पुअरली डिजाइंड हो तो डेटा मिसलीडिंग होगा, और यदि डेटा कलेक्ट होकर लंबे समय तक पब्लिश न हो तो पॉलिसी वैल्यू घट जाएगी। पेज 7 पे आते हैं, मून पर गिरते रॉकेट डेब्रिस के लिए कोई इंटरनेशनल रूल क्यों नहीं है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट के पब्लिकेशन के समय स्पेस एक्स फाल्कन 9 का अबंडन्ड अपर स्टेज अगस्त 5 को लगभग 12 PM IST पर मून के आइंस्टीन क्रेटर के पास इंपैक्ट करने वाला था। रॉकेट ने जनवरी 2025 में 2 सैटेलाइट्स को मून की ओर लॉन्च किया था, लेकिन अपर स्टेज में अर्थ लौटने, डीप स्पेस में जाने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं बचा, वह अनस्टेबल ऑर्बिट में रह गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने इंपैक्ट स्पीड लगभग 8700 किलोमीटर पर आवर एस्टिमेट की। कॉलिजन से ब्रीफ फ्लैश, डस्ट और डेब्रिस क्लाउड तथा लगभग 20 से 30 मीटर वाइड क्रेटर बनने की संभावना बताई गई। वैज्ञानिक ने इसे रेयर कंट्रोल्ड सोर्स इवेंट, वर्ड पकड़ना, वैज्ञानिक इसे रेयर कंट्रोल्ड सोर्स इवेंट मान रहे थे क्योंकि इंपैक्टर का मास, साइज और स्पीड पहले से नोन था। वैज्ञानिकों के लिए यूजफुल क्यों है? नेचुरल मेटेराइट इंपैक्ट में ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज हमेशा नोन नहीं होती, और यहां साइंटिस्ट पहले से जानते थे क्या टकराने वाला है, इसलिए क्रेटर फॉर्मेशन और लूनार डस्ट बिहेवियर को बेहतर समझ सकते हैं। 2009 में नासा ने एलक्रॉस मिशन ने डेलिबरेटली रॉकेट स्टेज मून के साउथ पोलर रीजन में क्रैश कराया था। इंपैक्ट सूटे डेब्रिस में वाटर आइस की एविडेंस की पुष्टि हुई थी। करंट कॉलिजन से लूनार डस्ट कितनी देर सस्पेंडेड रहती है, इजेक्टा निकलने वाले कितना दूर जाता और इंपैक्ट से सिस्मिक एक्टिविटी कैसी होती है, इन क्वेश्चन पर यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट लीगल प्रॉब्लम क्या है? आर्टिकल का डीपर इशू यह है कि मून पर लैंडिंग साइट्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट, हिस्टोरिक लोकेशंस और अबंडन डेब्रिस को रेगुलेट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बाइंडिंग फ्रेमवर्क नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी का नॉन एप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल ब्रॉडली कहता है कि कोई आउटर मून या आउटर स्पेस के किसी हिस्से पर सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती, इसलिए किसी कंट्री ने लोकेशन पर स्पेस क्राफ्ट लैंड नहीं किया। मतलब स्पेस क्राफ्ट लैंड करके ये नहीं कर सकता भाई ये जमीन मेरी है, यहाँ पे मैंने झंडा गाड़ दिया। इसी कारण शिव शक्ति पॉइंट जैसे लैंडिंग लोकेशन का सिंबॉलिक और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन करंट लॉ से सोवरेन प्रॉपर्टी की तरह प्रोटेक्ट नहीं करता। अब बात की प्राइवेट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी?
सो इंटरनेशनल स्पेस लॉज में स्टेट्स अपने गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल स्पेस एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन प्राइवेट मिशंस, अबंडेंट स्टेजेस और फ्यूचर कमर्शियल माइनिंग के बढ़ने से प्रैक्टिकल अकाउंटेबिलिटी अधिक कॉम्प्लेक्स हो रही है। किस ऑब्जेक्ट ने डैमेज किया, लॉन्चिंग स्टेट कौन था, इम्पैक्ट एक्सीडेंटल था या डिस्पोजल फेलियर, इन क्वेश्चन के लिए हमें क्लियरर रूल्स चाहिए। यहीं पे ATLSC क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन का एक्शन टीम ऑन लूनार एक्टिविटी कंसल्टेशन यानी कि ATLSC लैंडिंग साइट कोऑर्डिनेशन, लूनार डस्ट मिटिगेशन और डेब्रिज रूल्स जैसे इश्यूज पर कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन UN कंसेंसस स्लो प्रोसेस है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को कॉमन रूल्स पर सहमत होना पड़ता है। जब तक एजेंसीज अलग अलग डिस्पोजल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं। आर्टिकल के अनुसार नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ स्टेजेस को अर्थ मून सिस्टम से दूर रखने के लिए प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री का उपयोग किया, जबकि स्पेसएक्स ने पब्लिक डिस्पोजल फैसिलिटी स्पष्ट नहीं की थी। सो कोर्ट टेक इज दैट मून अब केवल साइंटिफिक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि फ्यूचर ऑपरेशनल जोन बन रहा है। लूनार एक्टिविटी बढ़ने से पहले लैंडिंग साइट कोऑर्डिनेशन, डेब्रिज डिस्पोजल और हेरिटेज प्रोटेक्शन और प्राइवेट कंपनी अकाउंटेबिलिटी के स्पष्ट इंटरनेशनल रूल्स होने बड़े ही आवश्यक हैं। एक और न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में पहले से तेज हो रहा है? सो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश एक स्टडी ने एविडेंस रिपोर्ट किया है कि ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड बढ़ रही है। रिसर्चर्स ने 5 मेजर ग्लोबल टेम्परेचर डेटा सेट एनालाइज किए और वोल्केनिक इरप्शंस, सोलर चेंजेस तथा अदर नेचुरल वेरिएशंस के इन्फ्लुएंस को स्टैटिस्टिकल मेथड्स अलग बताने की कोशिश की। अब इस स्टडी के अनुसार नेचुरल नॉइस हटाने के बाद वार्मिंग रेट में जंप दिखाई दिया। अब ये नेचुरल नॉइस क्या होता है सब समझेंगे। रिसर्चर ने इसे रैंडम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के बजाय रियल एक्सेलरेशन मानने में 98% से अधिक कॉन्फिडेंस रिपोर्ट दिया। आर्टिकल के अनुसार अर्थ ने पिछले डिकेड्स में रिकॉर्ड के किसी भी प्रीवियस डिकेड से तेजी से वार्मिंग हुई। मतलब जो हमारा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले डिकेड में हमारा अर्थ अन्य किसी डिकेड की तुलना में बहुत तेजी से वार्म हुई है और चेंज लगभग 2015 के आसपास से शुरू हुआ। सो ये क्लाइमेट सिग्नल और नॉइस क्या है? सो ग्लोबल टेम्परेचर हर ईयर स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता। एल नीनो, ला लीना, वोल्केनिक इरप्शंस, ओशियन सर्कुलेशन, सोलर वेरिएशन किसी पर्टिकुलर ईयर को अनयूजुअली हॉट या कूल बना सकते हैं। इस शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को हम नॉइज समझ सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण डिकेड्स में दिखाई देने वाली अंडरलाइंग वार्मिंग डायरेक्शनल सिग्नल है। यदि केवल कुछ अनयूजुअली हॉट ईयर्स दिखें तो एक्सेलरेशन ओवर एस्टिमेट हो सकती है। यदि वोल्केनिक कूलिंग जैसे टेम्पररी फैक्टर्स हो तो वार्मिंग अंडर एस्टिमेट हो सकती है। इसलिए रिसर्चर्स मल्टीपल डेटा सेट्स और स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट का उपयोग करते हैं। एरोसोल वार्मिंग को कैसे छुपाते हैं? अब ये समझिए, ग्रीन हाउस गैसेस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करते हैं और इसके विपरीत सल्फेट जैसे कुछ एरोसोल सनलाइट्स को स्पेस की ओर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और क्लाउड्स की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसे अपन टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। इससे एक टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जिसे कभी कभी एरोसोल मास्किंग या कूलिंग मास्क भी कहा जाता है। अब एयर पॉल्यूशन कंट्रोल से कारण एरोसोल इमिशन तो घटा, तो ये कूलिंग मास को कमजोर कर सकता है और ग्रीन हाउस गैस ड्रिवन वार्मिंग अधिक क्लियरली दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एयर पॉल्यूशन कम करना गलत है। एरोसोल्स रेस्पिरेटरी डिजीज, प्रीमैच्योर डेथ्स और एसिड रेन से जुड़े हैं। सही कंक्लूजन ये है कि क्लीन एयर पॉलिसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अदर ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी तेजी से कम करनी होगी। अब समझो 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशहोल्ड का मीनिंग क्या है। 1.5 डिग्री सेल्सियस का अर्थ किसी एक दिन या ईयर के टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से ऊपर होना नहीं है। क्लाइमेट टारगेट हमेशा लॉन्ग टर्म ग्लोबल एवरेज वार्मिंग से जुड़ा है। सो आर्टिकल में डिस्कस स्टडी का एस्टीमेट है कि एक्सेलरेटेड पेस जारी रहने पर वर्ल्ड 2030 तक 1.5 डिग्री लेवल ब्रीच कर सकता है। इसे फॉरकास्ट के रूप में समझना है। अभी ये गारंटीड कंट्री डेट की तरह नहीं, क्योंकि फ्यूचर एमिशंस और नेचुरल वेरिएबिलिटी आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं। सो ये कंसर्न हमारा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, फास्टर वार्मिंग का अर्थ एडेप्टेशन के लिए कम समय है। हीट वेव्स, इंटेंस रेनफॉल, ग्लेशियर लॉस, मरीन हीट वेव्स और एग्रीकल्चरल स्ट्रेस तेजी से वर्सन हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मिंग सिस्टम को अडेप्ट करने में ईयर्स लगते हैं। यदि क्लाइमेट मॉडल्स का अवेलेबल टाइम, जो हमारे पास टाइम है, वो छोटा हो जाए, कम हो जाए, तो डिलेड मिटिगेशन
अधिक कॉस्टली और डिसरप्टिव होगी। सो द कोर टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट क्लीन एयर ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं है। उसने एरोसोल को टेम्पररी कूलिंग मास को कम किया। वास्तविक ड्राइवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं। यदि वार्मिंग एक्सलरेट हो रही है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो विंडो तेजी से बंद होगा। रैपिड डिकार्बोनाइजेशन तथा एडेप्टेशन दोनों की अर्जेंसी और बढ़ जाएगी।